हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल ठीक है। तो बच्चों आज जो चैप्टर हमने कंटिन्यू किया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज के अंदर आपको मैंने पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ाया और प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पूरा बताया था, पूरा फॉर्मेट बताया, हम डिस्कस किया। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हमने देखा नोट्स ऑफ अकाउंट बनाए, कैसे कैसे आइटम्स किसके अंदर आते हैं, पूरा कंप्लीट हुआ। नेट प्रॉफिट तक हम पहुंचे थे। अब प्रॉफिट एंड लॉस बनने के बाद जो आपका हम जानना है वो जानना है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या शो करता है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशंस, कितने असेट्स हैं, कितने की लायबिलिटीज हैं, कितना शेयर होल्डर फंड है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम इसी पर पूरा फोकस करने वाले हैं। देखो बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट मैंने आपको कंप्लीट बनाया, पर्टिकुलर अमाउंट। और जब बैलेंस शीट बनेगी ना बच्चों, वो वर्टिकली बनती है। वर्टिकली मतलब समझते हो, ऊपर लायबिलिटीज आएंगे और नीचे असेट्स की बात होगी। तो यहां पर हम लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसमें फर्स्ट पे आता है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के अंदर ए पे आएगा बी और सी शेयर कैपिटल। नोट नंबर 1 मैं इसे अंडरलाइन ब्लॉक्स में लिखूंगा। देखो शेयर होल्डर फंड क्या है, एक मेजर हेड है। क्या बच्चों, ये मेजर हेड। इसके अंदर पहले पे आता है शेयर कैपिटल, फिर आता है रिजर्व एंड सरप्लस नंबर 2, फिर लास्ट में लिखते हैं मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। इसके ऊपर मैं स्टार लगाने वाला हूं क्योंकि आपको क्वेश्चन में मिलने वाला है नहीं, ऐसा कुछ क्वेश्चन में होगा नहीं। बाय चांस दिखा तो आपको लिख देना है बस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। एक एक करके बात करेंगे। नोट 1 नोट्स टू अकाउंट। पहला किसका बेटा, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में हम बात करेंगे इक्विटी शेयर्स की भी। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। दो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सब कुछ इसी में आने वाला है। अब शेयर कैपिटल जो देखो शेयर्स की हम बात कर रहे हैं, कैपिटल की बात कर रहे हैं। शेयर कैपिटल आर 3 टाइप्स, ऑथराइज्ड, सब्सक्राइब्ड और ऑथराइज के बाद इशूड आएगा, फिर सब्सक्राइब्ड आएगा। सब्सक्राइब में 2 आएंगे, फुल्ली पेड अप बट नॉट फुल्ली पेड अप। इक्विटी शेयर कैपिटल का, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो भी है, शेयर फॉरफिट वगैरह सब इसी के अंदर पार्ट है, सब इसी के अंदर आने वाला है। देखो ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होती है, आपके पास मैक्सिमम कितने के मैक्सिमम कैपिटल, आप कितनी मैक्सिमम कैपिटल रख सकते हैं, मैक्सिमम कैपिटल ऑफर करते हैं जनता को। ठीक है, ये मैक्सिमम कैपिटल बताता है ऑथराइज्ड कैपिटल। लेकिन उसमें से आपने कितना इशू किया, आपने कितना ऑफर किया, वो ये होता है इशूड कैपिटल। सपोज मान लो 50 लाख आपकी जो मैक्सिमम कैपिटल है, ₹50 लाख, लेकिन इसमें से आपने केवल 20 लाख की शेयर ऑफर किए हैं, 20 लाख रुपए के। और इस 20 लाख में से सब्सक्राइब कितने हुए, 19 लाख रुपए। तो उसे क्या बोलेंगे, सब्सक्राइब। देखो आपका इशू करना मतलब नहीं आपने कितना में इशू कर दिया, जनता ने कितना खरीदा वो मायने रखता है। तो जनता कितना खरीदा, 19 लाख के शेयर खरीद रही है। अब इसमें से 2 होंगे, एक तो फुल्ली पेड अप, कुछ लोगों ने पूरा पैसा दे दिया होगा और कुछ लोगों ने पूरा पैसा नहीं दिया होगा, ये सब इसी का पार्ट आता है। क्लियर है। तो देखो अभी आपने क्या देखा, ये था हमारा शेयर कैपिटल था। अब शेयर कैपिटल के बाद क्या बनने वाला, रिजर्व एंड सरप्लस। नोट नंबर 2। तो पहले आप काम करो, इसे कॉपी करो, फिर नोट नंबर 2 जानते हैं। देखो नोट 2 पे लिखा है यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस। सबसे पहले जानना रिजर्व होता क्या है। देखो आपका बिजनेस है, आपकी कंपनी है, ठीक है, आपने प्रॉफिट कमाया, तो आप क्या करते हैं, प्रॉफिट में से कुछ रिजर्व मेंटेन करते हैं। रिजर्व क्यों मेंटेन करते हैं, इन द सेंस फ्यूचर के लिए, कल को कुछ बात हो जाए, कोई लॉस हो जाए तो उस पैसे को हम यूज़ कर सकें, यही होता है।
आप लोग पैसा कमाते हैं, अभी तो नहीं कमाते हैं, लेकिन अभी पिताजी पैसा कमाते हैं, तो पिताजी क्या करते हैं बेटा कि सारा पैसा खर्च कर देंगे क्या? यस या नो? जितना कमाए सारा लुटा दिया? नहीं ना। आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, कुछ पैसा सेव करके रखते हैं इन द सेंस फ्यूचर के लिए, कोई बात हो, एजुकेशन पे खर्च करना हो, तबीयत खराब हो, कोई बात हो तो हम उस जगह यूज़ कर सकते हैं। तो ये रिजर्व भी क्या है, प्रॉफिट का पार्ट होता है। और ध्यान रखना, रिजर्व इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। रिजर्व प्रॉफिट होगा तभी रिजर्व मेंटेन होते हैं, अदरवाइज रिजर्व मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती। तो कौन से रिजर्व आएंगे? CRR, DRR, SPR, कैपिटल एडॉप्शन रिजर्व, डिवेंचर एडॉप्शन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। देखो CRR की बात हम कर चुके हैं जब हमने चैप्टर पढ़ा था प्रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करेंगे तो उसके हिसाब से हमें क्या रखना पड़ेगा, एक CRR मेंटेन करना पड़ेगा, कैपिटल एडॉप्शन रिजर्व, उतनी फेस वैल्यू के बराबर। ऐसे ही डिवेंचर्स की जब हम पेमेंट करेंगे तो डिवेंचर की फेस वैल्यू के बराबर हमें DRR मेंटेन करना पड़ता है, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। इसकी बात अभी हम करेंगे जब चैप्टर डिवेंचर्स का पढ़ेंगे, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। यहाँ पर बेटा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व आ जाएगा, रीवैल्यूएशन रिजर्व, असेट्स की वैल्यू कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी, उसके लिए रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है। और बताइए सरप्लस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। जो भी मेंटेन रिजर्व होगा वो उसी का किसका पार्ट होता है, रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट हो जाएगा। आपको यहाँ पे लिखना है। नंबर 3 पे देखो क्या लिखा है, सी पे मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। आपने शेयर वारंट इशू किया, पैसा आ गया, इट इज अ पार्ट ऑफ शेयर होल्डर फंड। क्या है ये, एक तरह शेयर होल्डर फंड है, पैसा तो आया, ठीक है, लेकिन शेयर कैपिटल है, ये शेयर होल्डर फंड का पार्ट है। तो बट क्वेश्चन में कभी जो मिल जाए तो लिख देना, अदरवाइज लिखने की जरूरत इस नहीं है, इसे मैंने यहाँ पे स्टार लगाया। कोई डाउट यहाँ तक? इतना करने के बाद नंबर 2 पे लिखेंगे नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी में मैं फिर से सर एक पूरा बॉक्स में लिखने वाला हूँ, ये पूरा मेजर हेड है। देखो नॉन करंट लायबिलिटीज कौन सी लायबिलिटी होती है बच्चों, पहले इस पर ध्यान देना है। जो लंबे समय की लायबिलिटी होती है, मोर देन 1 ईयर, समझ में आ रहा है, जो 1 साल से लंबे समय की लायबिलिटी होगी, इट इज कॉल्ड नॉन करंट लायबिलिटीज, वो लंबे समय की लायबिलिटी कहलाएगी। अब देखो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जो होने वाला है, नॉन करंट लायबिलिटी में पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, ए लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, नेट। और डी पे लिखेंगे अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग। इसके अलावा जो भी लंबे समय की बोरिंग होगी वो भी इसमें आ जाएगी। तो पहले मुझे क्या जानना है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, नोट नंबर 3, सो नोट लॉन्ग टर्म बोरिंग नोट नंबर 3, फिर लॉन्ग टर्म प्रोविजन नोट नंबर 4, और अदर लॉन्ग टर्म बोरिंग क्या होगी, नोट नंबर 5। ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज जो नेट लिखा है ये गिवन होगा, और ये क्या होता है अभी हम बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे थर्ड वाले की। देखो लॉन्ग टर्म बोरिंग में क्या क्या है समझना, डिवेंचर्स, बॉन्ड भी इसी में आ जाएगा, बैंक लोन, लोन फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज, इसके अलावा लोन्स एंड एडवांस फ्रॉम पार्टीज, कोई पार्टी रिलेटेड पार्टी लिखता हूं मैं यहाँ पर इस जगह, एटसेट्रा। देखो बेटा जो भी लॉन्ग टर्म की लायबिलिटी होने वाली, बैंक लोन, डिवेंचर्स, बॉन्ड, कुछ भी हो, सब किसका पार्ट होता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग का। कोई डाउट? लंबे समय की लायबिलिटी, बैंक से लोन ले लो, लंबे समय की लायबिलिटी होगी, 5 साल 10 साल की छुट्टी। डिवेंचर्स है 5 साल 7 साल के लिए इशू करते हैं, बॉन्ड
चाहे लोन लो किसी भी रिलेटेड पार्टी से, लोन से एडवांस ले लो किसी से भी पार्टी से, वो सब क्या कहलाएगा, लॉन्ग टर्म बोरिंग कहलाएगा। आप इसे नोट करो, फिर हम बात करेंगे फोर्थ और फिफ्थ की। तो नोट नंबर 4 पर लिखा है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, जो हमने लंबे समय के लिए प्रोविजंस मेंटेन कर रखे हैं। प्रोविजन के बारे में आप समझना, कॉस्ट प्रोविजन होता क्या है। रिजर्व तो आप समझ में आ गया। तो रिजर्व एंड प्रोविजन वाला चैप्टर अपने क्लास में पढ़ा था, डिफरेंस। प्रोविजन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मैं एक लाइन लिख दूं यहाँ पर, प्रोविजन क्या होगा, प्रोविजन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। आपको प्रॉफिट हो चाहे ना हो मतलब नहीं पड़ता, आपको प्रोविजन मेंटेन करना है तो करना पड़ेगा, चाहे लॉस हो जाए हमें फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जो प्रोविजन मेंटेन किए जाते हैं एज अ लायबिलिटी के लिए मेंटेन किए जाते हैं। बात समझ में आ गई। तो आपको प्रोविजन मेंटेन करना पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, एक एज अ लायबिलिटी। तो एक प्रोडक्ट क्या लिखा है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लंबे समय के प्रोविजंस क्या हो सकते हैं, सपोज प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। आपने एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए प्रोविजन मेंटेन कर रखा है, क्या वो लंबे समय का लायबिलिटी हो गया। इसके अलावा जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा अदर प्रोविजन, सब कुछ इसी का पार्ट हो जाएगा। लॉन्ग टर्म प्रोविजन, देखो लॉन्ग का मतलब क्या है, मोर देन 12 पीरियड, मोर देन 12 मंथ, ठीक है, इतना ध्यान देना है। और यहाँ पे लिखा है अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इनके अलावा जो लंबे समय की लायबिलिटीज होती है, लाइक ट्रेड पेबल्स। इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो ट्रेड पेबल्स नाम सुनते ही बच्चा टेंशन में आ जाता है कि सर ट्रेड पेबल्स के अंदर तो पहले तो क्रेडिटर्स होंगे और बिल्स पेबल भी होगा। बच्चा टेंशन में इसलिए आ जाता है कि कहता है कि सर ये तो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है, नो करंट लायबिलिटी का पार्ट है। भैया ये तो पढ़ा था क्रेडिटर्स भी बिल्स में ट्रेड पेबल्स होता क्या है, सीखा था कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी। लेकिन सर आप इसे आप अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्यों लिखना चाह रहे हैं, तो इन सब का जवाब मैं आपको देने वाला हूँ। समझना, अगर ये ट्रेड पेबल्स मोर देन 12 मंथ के हों, 12 महीने से ज़्यादा के हों, तो उसे कहाँ लिखा जाएगा, अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग में। और अगर ये 12 महीने से छोटे के होते हैं तो कहाँ लिखा जाता है, करंट लायबिलिटी में लिखा जाता है। याद रहेगा बात। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, मोर देन 12 मंथ। और इसके अलावा अदर में क्या आ सकता है, कोई भी अदर लायबिलिटीज गिवन होगी लंबे समय की, वो सब यहाँ पे आ जाएगा। इस तरीके से आपके पास शेयर होल्डर फंड निकल गया, नॉन करंट लायबिलिटी निकल चुकी है, और लास्ट में क्या बनने वाला है, करंट लायबिलिटीज। तो पहले पीछे कॉपी करेंगे, जल्दी कॉपी करो। देखो ध्यान देना। इसके बाद देखो नंबर 3 पे क्या आता है, करंट लायबिलिटीज। तो देखो मैंने तो पहले इसको पूरा रफ किया, मैंने उसके जगह छोटी होती है हम लोगों के पास, तो मैंने यहाँ पर हटाने बाद क्या लिखा, करंट लायबिलिटीज लिखा है। बट आपकी कॉपी की लेंथ काफ़ी बड़ी है, तो बेटा आपको उसके नीचे कंटिन्यू करना है। बात क्लियर है, आपको उसी के नीचे ही जहाँ पर आपने लिखा है नॉन करंट लायबिलिटीज कंप्लीट होने के बाद क्या लिखोगे, नंबर 3 पे करंट लायबिलिटीज, वो आगे चलता चला जाएगा। समझ में आई बात आपको। ये मत करना फिर अलग से लिख देना, अलग से की जरूरत नहीं है, ये उसी का ही पार्ट है, उन्हीं के नीचे ही कंटिन्यू करना है। करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज नाम तो चल रहा है लेस देन 12 मंथ। ऐसे कर्जे जो 12 महीने छोटे के होते हैं, लेस देन 12 मंथ। जैसे सपोज पहला शॉर्ट टर्म बोरिंग, पांच तक लिख चुके हो, 6 शॉर्ट टर्म प्रोविजन, 7 और क्या लिखेंगे, ट्रेड पेबल्स, ठीक है, तो अलग से हो जाएगा डी, अदर करंट लायबिलिटीज 8। जो भी अमाउंट यहाँ आ जाएगा, इसके बाद फाइनली मुझे एक अमाउंट तो मिल गया, बैलेंस शीट टोटल मिल गया। ये जो टोटल कहलाएगा क्या कहलाएगा, इक्विटी एंड लायबिलिटीज का टोटल बैलेंस इधर आ जाएगा, और उसके नीचे हम असेट से लिखना स्टार्ट करेंगे नंबर 2 पे। ठीक है, आपको भी ऐसे ही करना है। करंट लायबिलिटी वाला पार्ट कंप्लीट, उसके जस्ट नीचे से क्या स्टार्ट करेंगे, हम असेट्स वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसकी बात बाद में करेंगे, पहले यहीं पे समझना। शॉर्ट टर्म बोरोइंग, नोट नंबर 6, ये क्या कहना चाह रहा है भैया, ऐसा
देखो छोटे समय की लायबिलिटीज लाइक बैंक लोन, आपने बैंक से लोन ले रखा शॉर्ट टर्म के लिए, बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज शॉर्ट टर्म एटसेट्रा। अब देखो शॉर्ट टर्म प्रोविजन, जिस तरह लॉन्ग टर्म प्रोविजन होता है, सेम शॉर्ट टर्म प्रोविजन की बात भी करनी है यहाँ पर। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या लिखेंगे आप? प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस अदर। अगर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस मोर देन 12 मंथ हो तो लॉन्ग में जाता है, और मोर देन लेस देन 12 मंथ हो, 12 महीने से छोटा हो, तो यहीं पर आता है शॉर्ट टर्म में आता है, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। एक और बात ध्यान देना बेटा, अदर एक्सेप्ट जो भी कुछ हो शॉर्ट टर्म के लिए वो यहाँ जाएगा प्रोविजन में। ट्रेड पेबल्स बताया मैंने आपको अभी, लेस देन 12 मंथ। अदर करंट लायबिलिटीज में क्या आ सकता है, जानने वाली बात है। तो आप 11th में पढ़ के आए हो, 12th में पढ़ के आए हो, क्या सीख के आए हो? सबने सीखा है कि सर आउट रेंट ड्यू बट नॉट पेड। क्या मतलब होता है इसका? रेंट देना है लेकिन दे नहीं पाए हैं, होता है तो लिख दो क्या बेटा, ये अदर करंट लायबिलिटीज, रेंट, इंटरेस्ट लिख दो, चलो इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, आपको पहले ही पैसा मिल गया है, क्या कहलाएगा? अदर करंट लायबिलिटीज कहलाएगा। अनपेड डिविडेंड, ये भी किसका पार्ट है? अदर करंट लायबिलिटीज का। तो क्या होता है? अनपेड, आपको डिविडेंड देना है लेकिन दिया नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा? अदर करंट लायबिलिटीज, क्योंकि देना तो है लेकिन दे नहीं पा रहे हैं आप लोग, तो अनपेड डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ अदर करंट लायबिलिटीज। इसके अलावा मैं लिख दूँ यहाँ पर एटसेट्रा, जो भी कुछ मिलेगा वो हम यहाँ पर लिख देंगे। तो ये बेटा यहाँ पर आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज का पार्ट। ये फाइनल बैलेंस था। सपोज मैं यहाँ पर लिख दूँ अमाउंट टोटल करके 50 लाख, यहाँ पे 50 लाख आया है ना, तो यहाँ पे जो टोटल यहाँ पर आया है वही टोटल असेट्स का भी टोटल होना चाहिए, दोनों मैच हो गया तो बैलेंस शीट आपकी बिल्कुल ठीक बनी है। तो ये नोट नंबर 6, नोट नंबर 7, नोट नंबर 8 पार्ट कंप्लीट करो, इसे कॉपी करो, उसके बाद हम जानेंगे असेट्स के बारे में।